नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग आंसर राइटिंग जो डेली आंसर राइटिंग चल रही थी उसी सीरीज़ में आज हम लोग 83 पार्ट देखेंगे। 83वां पार्ट है यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। और यह बीओ के एग्ज़ाम के लिए भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए आज का जो प्रश्न दोस्तों आज का पेपर थर्ड का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 165 है। 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ठीक है। और पेपर थर्ड का प्रश्न है। इस प्रश्न को लिखने से पहले कुछ सावधानियां आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां होती हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, कंक्लूजन पार्ट होता है, तो इसमें एक एक कोटेशन आप लोग ज़रूर डालिए। ठीक है। इसके साथ में कुछ चीज़ें और भी हैं कि जैसे जो शब्दों का चयन है वो अच्छा करिए। शब्दों जो अच्छे शब्द होते हैं तो उनको अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए। इसके साथ में जैसे आप दो फॉर्मेट में आप प्रश्न को लिखिए कि जहाँ पर भी रेलेवेंट हो तो आपको क्या करना है कि आपको उसमें पैराग्राफ का यूज़ करना है और जहाँ पर भी पॉइंट्स का उपयोग करना हो तो वहाँ पर पॉइंट्स का उपयोग करें। डेटा, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी आप लोग उपयोग करिए। ठीक है। अच्छे से इस प्रश्न को अच्छे से लिखिए। ठीक है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून पर चर्चा करनी है आपको। ठीक है। जिसको अफस्पा भी बोला जाता है, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट इसको कहा जाता है, सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून। ठीक है। तो इस प्रश्न को दोस्तों आप लोगों को 125 शब्द सीमा में लिखना है। ध्यान रखिएगा ज़्यादा शब्द सीमा आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जैसे देखिए सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून जो था, तो देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए इसको बनाया गया था 11 सितंबर 1958 को। तो उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में कुछ घटनाएं होने लगती हैं पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक है। कुछ तीव्र न्यून संघर्ष होने लगते हैं जिसके कारण इस कानून को बनाने की आवश्यकता पड़ती है। कश्मीर में भी कुछ गतिविधियां जो हैं वो गलत तरीके से प्रसारित होने लगती हैं, तो जिसके कारण इस कानून को लागू किया जाता है। दो जगहों पर लागू किया जाता है, पूर्वोत्तर जो जितने भी स्टेट हैं उन पर। और देखिए यह जो कानून है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी थी क्योंकि देखिए उपद्रवग्रस्त जो पूर्वोत्तर क्षेत्र था उसमें कार्रवाई को करने के लिए इस कानून को लाया गया था 11 सितंबर 1958 को। ठीक है। 1989 के आसपास में कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा था, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में 1990 में भी लागू कर दिया जाता है। ठीक है। और इसको लागू करने पे क्या होता है कि जो अशांत क्षेत्र हैं तो वहाँ सशस्त्र सेना बल के जो अधिकारी हैं, जो हमारी सेनाएं हैं, वहाँ जा सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। इनकी शक्तियाँ क्या होंगी इनको अभी हम शक्तियों में देखेंगे। लेकिन इस कानून के बारे में कि इसको लागू किया गया था, ठीक है, 1958 में जो राज्य थे जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है। ठीक है। तो पूर्वोत्तर के जितने स्टेट थे तो उनमें इस एक्ट को लागू किया गया था। और ये कानून तभी लागू होता है जब राज्य या केंद्र यह घोषित कर दे कि यह अवैध क्षेत्र कानून के अंतर्गत उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दे। ठीक है। कि पर्टिकुलर क्षेत्र या कोई स्टेट है वो बहुत ज़्यादा अशांत क्षेत्र है। ठीक है। तो इस तरीके से घोषित करने देने पर सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून लागू किया जाता है। लागू और अन्य परिस्थितियों में होता है कि जैसे कहीं पर पर्टिकुलर स्थान पर जो तीव्र न्यून संघर्ष होता है या देश विरुद्ध गतिविधियां हो रही होती, देश के विरुद्ध में जो गतिविधियां हो रही थी उनके खिलाफ में यह जो सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून है अफस्पा जिसको बोला जाता है, इसको लागू किया जाता है। अब देखिए इस कानून को लागू करने के बाद कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है। जो सशस्त्र सेना बल है तो उसको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं, अब इसको बताइए आप लोग। ठीक है। तो सबसे पहली शक्ति यही प्राप्त होती है कि जैसे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं ये लोग।
कि जैसे सशस्त्र सेना के अधिकारी जो हैं, तो जैसे मान लिया कहीं पर्टिकुलर स्थान पर कोई भी व्यक्ति या भीड़-भाड़ इलाके में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अगर उनको संदिग्ध अवस्था में देखता है, तो बिना वारंट के गिरफ्तारी उसकी कर सकते हैं। यह जो अधिकार प्रदान किया गया है सशस्त्र सेना बलों को। दूसरा शक्ति क्या है कि जैसे बिना वारंट घर की तलाशी ले सकते हैं, ज़रूरी बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इनको लगता है कि संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं घर के अंदर, या कोई आतंकवादी छुपा हुआ है या देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, तो ऐसे में उस घर की बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती है। ठीक है, ज़रूरी बल का अगर आवश्यकता पड़ती है, उसको जो अधिकारीगण हैं उनको अगर लगता है, तो वह उस बल का प्रयोग भी कर सकते हैं। कानून तोड़ने पर, जो भी कानून का उल्लंघन करते हैं या देश विरुद्ध गतिविधियां करते हैं, तो उनको ऑन स्पॉट गोली मारने का अधिकार, ये बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा पावर देता है सशस्त्र बलों को। अब सोच के देखिए, इसके मिसयूजेस भी बहुत ज़्यादा हुए होंगे, मिसयूज़ बहुत हुआ है। ठीक है, जो कानून तोड़ने वाले हैं, तो उनको, जैसे जो आतंकवादी है, चलिए ठीक है, उसको आपने मारा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप जो जनता है उन्हीं में से अगर आप एक इंटेंशनली चीज़ों को करेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसका मिसयूज होने लगेगा। ठीक है, कानून तोड़ने वालों पर गोली मारने का भी अधिकार इनको प्राप्त है इस कानून के अंतर्गत। और सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे कोई भी कार्य इसने किया, जैसे मान लीजिए आपको एक अधिकारी हैं आप, और आपने किसी को गोली मार दी, अब वो मान लीजिए नागरिक निकल गया, तो आपके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये भी इस कानून में प्रावधान था। ठीक है, कि सेना के अधिकारी की जवाबदेही नहीं होगी, कि उसको जवाब देना पड़ेगा कि आपने मारा तो क्यों मारा, क्यों नहीं मारा, मतलब किसी भी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं थी। अगर कोई घर है या कोई जगह है जहाँ संदिग्ध अवस्था उसको दिखाई दे रही है, या उसको लग रहा है, अधिकारीगण जो हैं उनको लग रहा है कि आश्रय स्थल है ये आतंकवादियों का, या जो उपद्रव करने वाले लोग हैं उनका यह आश्रय स्थल है, तो उसको तबाह करने के लिए, तबाह करने का भी पूरा अधिकार है। उस पूरे का पूरे घर या उस पूरे एरिया को पूरा का पूरा तबाह कर सकते हैं। इतना प्रिविलेज इनको दिया गया था, इतनी अधिकार इनको दिए गए थे। ठीक है, अगली चीज़ क्या होती है, वाहन रोककर किसी की भी किसी भी समय तलाशी ले सकते हैं। बिना वारंट के किसी भी वाहन की तलाशी ले सकते थे, तो ये भी अधिकार इनको प्राप्त किया था। और क्या है कि जैसे गलत कार्य करने वालों पर सशस्त्र सेना अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होगी। कहने का मतलब यही है कि अगर आप एक अधिकारी हैं, कोई गलत कार्य कर देते हैं या आपसे गलती से हो जाता है, तो आप पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की जवाबदेही नहीं होगी, आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कहने का मतलब यही। ठीक है, तो ये इसके कुछ मिसयूजेस भी हैं कि जैसे आप मान लीजिए सशस्त्र सेना बल हैं, बहुत सारी घटनाएं पूर्वोत्तर राज्यों में ये उठकर भी आई थी कि इसका मिसयूज़ किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारी बातें ऐसे न्यूज़ मीडिया में और काफ़ी इन पर बवाल भी मचा था। तो उन चीज़ों को आप लोगों को नहीं लिखना, बस केवल सशस्त्र विशेषाधिकार कानून पर ही आप लोगों को लिखना है। 125 शब्दों में लिखना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो इसकी पीडीएफ है दोस्तों, पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है बीओ मेंस का और यूपीपीसीएस मेंस 2019 और 20, तो उसी में आप लोगों को यह पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो मेरे नंबर 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जीएस पेपर 4 का प्रश्न है दोस्तों, और प्रश्न संख्या 166 है, 166 है, और 125 शब्दों में इस प्रश्न को भी आप लोगों को अच्छी तरीके से लिखना है। जैसे लिखने से पहले वही सावधानियाँ कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं, अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। और जो डेटा है, डायग्राम, जहाँ पर भी रेलेवेंट लगता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जो शब्दों का चयन है, लयबद्धता है, वो आपके उत्तर में होनी चाहिए। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
ठीक है? क्योंकि देखिए ग्रामर की गलतियाँ जो होती हैं वो अक्षम्य होती हैं। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ख़ास ख़्याल रखना है। इसके साथ में शब्दों का चयन अच्छा करना है, जो अच्छे शब्द हैं, अच्छे डेटा है, कहीं पर डेटा का प्रयोग करें तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अच्छी चीज़ों को आप उसमें अंडरलाइन भी करने का पूरा प्रयास करिए, ठीक है? तो इस प्रश्न को आप लोगों को 125 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है, ठीक है? प्रश्न को देखते हैं। जॉन मेयर द्वारा शुरू किए गए मूल अधिकार पत्र आधार बनाने वाले मूल अधिकार पत्र को आधार बनाने वाले 6 सिद्धांत कौन है? मूल अधिकार पत्र का मतलब ये है सिटीजन चार्टर, ठीक है? तो वह 6 आधार कौन-कौन से हैं, उनको आपको बताना है जॉन मेयर के, ठीक है? तो देखिए सिटीजन चार्टर की जहाँ तक बात हो रही थी, सिटीजन चार्टर के बारे में थोड़ा-सा जान लीजिए कि जैसे सिटीजन चार्टर होता क्या है? प्रशासनिक प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना। जनता की भागीदारी जो शासन प्रशासन के कार्य होते हैं, उनमें जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना। जनता को जो सेवाएँ मिल रही हैं, उनकी जानकारी देना लोगों को, जिससे वो अवेयर हो सकें, सारी चीज़ों को जान सकें, ठीक है? और अपने चीज़ों पर अगर उनको नहीं प्राप्त हुई है तो उसके लिए आवाज़ उठा सकें। और क्या है कि जैसे प्रशासनिक सेवा को प्रशासनिक सेवा की जो गुणवत्ता है उसको बेहतर करने से है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रशासनिक सेवाएं जो होती हैं, जो भी जो सिविल सर्विसेज की सेवाएं हैं, किसी भी प्रकार की सर्विस हो सकती है या किसी योजना से संबंधित हो सकती है या अन्य किसी चीज़ से संबंधित हो सकती है। तो जिससे भी संबंधित चीज़ें प्रशासनिक सेवा में कोई भी चीज़ जो लोगों के लिए बनी है उसकी गुणवत्ता को बेहतर करने का प्रयास किया जाता है कि जो सेवाएं मिल रही हैं, नागरिक सेवाएं हैं, जो लोगों की सेवाएं हैं, वो अच्छी हों, ठीक है? तो इसके लिए सिटीजन चार्टर लगाया गया था। अब देखिए जॉन मेयर के 6 जो सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत, उनको अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए नागरिक घोषणा पत्र के लिए मूल 6 सिद्धांत जॉन मेयर के कौन से हैं? तो सबसे जॉन मेयर कहते हैं, सबसे पहला बताते हैं वो आधार जो बताते हैं मानदंड, ठीक है? नॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है? किसी भी संगठन या समूह में जैसे जो सिविल सेवा है इसमें भी बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, तो उनके जो संगठन की उपलब्धियां हैं उनका प्रकाशन मानदंड के अनुसार, नॉर्म्स के अनुसार होना चाहिए। निर्धारण जो होना चाहिए वो मानदंडों के अनुसार होना चाहिए, ठीक है? कि उनकी क्षमता अक्षमता और जो भी नागरिकों से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो सेवाएं हैं, उनमें क्या किस तरीके से क्रियान्वयन किस तरीके से रहा है, अच्छे व्यक्ति को पुरस्कार मिलना चाहिए, ठीक है? क्षमता के अनुसार चीज़ों को डिसाइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है आपकी सूचना एवं खुलापन। देखिए एक सिविल ऑफिसर जो होता है, ठीक है, सिविल सेवक जो होते हैं, तो इनका काम होता है नागरिक सेवाओं की आपूर्ति करना, उनकी गुणवत्ता को बेहतर करना, उनमें भ्रष्टाचार ना हो पाए, उनमें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए सूचना अगर कोई व्यक्ति नागरिक मांगता है तो उसको समय पर सूचना मिलनी चाहिए, खुलापन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गोपनीय तरीके से सारी की सारी चीज़ें डिपार्टमेंट के अंदर ही हो जाएँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सूचना की विश्वसनीयता भी होनी चाहिए कि जैसे आप आज के डेट में कहीं के डीएम है या एसडीएम है, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि आपकी लोग बात माने। सूचना, अब पता लगा आप ही की बात को कोई नहीं समझ रहे हैं कि अच्छा ये झूठी बोलते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि सूचना जो होनी चाहिए, सूचना की विश्वसनीयता होनी चाहिए। प्रकाशन जो होना चाहिए सरल भाषा में होना चाहिए। जैसे नागरिक सेवाओं के लिए जो नॉर्म्स हैं, मानदंड हैं, तो उनका प्रकाशन कैसा होना चाहिए? सरल भाषा में होना चाहिए, जिससे जो नागरिक जो हैं देश के, वो अच्छी तरीके से समझ सकें, ठीक है? तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है आपका चुनाव एवं परामर्श। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक सिविल सेवक की भांति, ठीक है, और एक नागरिक चार्टर को अपनाते हुए लोगों से संपर्क करना, ठीक है? जो नागरिक चार्टर है, सिटीजन चार्टर जो है, नागरिक घोषणा पत्र तो है, तो उनके जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उन नॉर्म्स के अनुसार सभी वर्गों के लोगों से विचार विमर्श करना, ठीक है? सेवाओं की उपलब्धता आसान करना कि भाई ऐसा ना हो कि गरीब तबके का इंसान जो सेवाएं हैं उनको ले ही ना पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और सभी तक इसकी पहुंच भी होनी चाहिए। ये तभी चीज़ें होंगी जब आप सही चीज़ को, सही मानदंडों को लागू करेंगे, सही चीज़ का चुनाव करेंगे, और इस तरीके से ही आप
जो नागरिक सेवाएं हैं उनको नागरिकों तक बेहतर ढंग से पहुंचा पाएंगे। और क्या है कि चौथा पॉइंट क्या है, पूर्व की गलतियों को सुधारना। यदि मान लीजिए नागरिक घोषणा पत्र के अनुसार ऐसे नॉर्म्स बनाए गए हैं, इसके बावजूद भी आचार विचार के जो कार्यशैली के जो नियम कानून बनाए गए हैं, उनके अलावा भी अगर आपसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, या पहले गलती आपने की है, तो इस पर आपको गलती को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, गलतियों को मानना चाहिए कि हाँ डिपार्टमेंट से गलती हुई है, ठीक है, गलती पर क्षमा मांगना और गलती को सुधारने का प्रयास करना। तो ये दोनों के दोनों कार्य किए जाते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, शिष्ट व्यवहार एवं सहानुभूति की भावना। तो अब देखिए, जो सिविल सेवक होते हैं, सिविल सेवक अगर नागरिक घोषणा पत्र के अनुसार अच्छे से कार्य करते हैं, ठीक है, तो जो नागरिक घोषणा पत्र है उसको बनाते समय हमें ऐसे नॉर्म्स या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए जो शिष्टाचार से युक्त हों, ठीक है। ऐसे आचार विचार के नियम होने चाहिए जो लोगों में अच्छे व्यवहार को प्रचार प्रसार कर सके। एक अच्छा सिविल सेवक तभी चीज़ों को क्रियान्वित कर पाएगा जब वो खुद एक अच्छा सिविल सेवक होगा, ठीक है, अच्छे गुणों को समावेश करता होगा। अगर उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर सही गुण नहीं है तो ऐसी स्थितियों में फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चार्टर के माध्यम से शिष्ट व्यवहार को, शिष्टता को आगे बढ़ाना, क्रियान्वित करना, जो योजनाएं हैं, जो भी सरकार की जो नागरिक सेवाएं हैं, उनको बेहतर ढंग से लोगों के बीच में पहुंचाना, प्लस लोगों के साथ में एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश करना। और क्या है, लोगों की सहायता करना, ठीक है, कि आप एक सिविल सेवक होते हैं, आपको ऐसे सिटीजन चार्टर के माध्यम से कार्य करना है, और एक अच्छा सिटीजन चार्टर में रूल वही होने चाहिए जो लोगों की सहायता करने वाले होने चाहिए। अब ऐसा ना हो कि पता लगा कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो देने वाला व्यक्ति है, जो सिविल सेवक है, वही इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसके अंदर सहानुभूति नाम की चीज़ नहीं है। तो ऐसे में क्या है, आपको सिंपैथी के साथ में लोगों की सहायता करनी होगी, ठीक है। इसके साथ में क्या है, लास्ट पॉइंट है, निर्धारित संसाधनों के माध्यम से कार्यकुशलता को बढ़ाना, ध्यानाकर्षण करना। तो कहने का मतलब यह है, ऐसे नॉर्म्स और ऐसे रूल्स बनाने चाहिए नागरिक घोषणा पत्र में कि जो एक सिविल सेवक है वो अच्छे तरीके से जो भी उसके पास में संसाधन है, जो भी उसके पास में रिसोर्सेज हैं, उनका उपयोग करते हुए अच्छी तरीके से अपनी जो कार्यकुशलता है उसको बढ़ाना, ठीक है, और उन पर ध्यानाकर्षण करना, ठीक है, जिससे कि वह अपनी गलतियों को सीख सके, ठीक है, और अच्छे कार्यों को आगे क्रियान्वित कर सके, जो सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचा सके, ठीक है, लोगों की परेशानियों को, शिकायतों को दूर कर सके। तो ये सारी की सारी जो जॉन मेयर के जो 6 सिद्धांत थे उनको हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोगों को 125 शब्दों में लिखना है, ठीक है। जो लोग भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।